मैं देखता हूँ कि उत्पादों के जब गुण बताने होते हैं तो हिंदी में रहता तो हिंदी है, और जब अवगुण बताने हैं तो इंग्लिश में, तो अंग्रेजी है। इंग्लिश में बात कर रहा है तो व्यक्ति बड़ा क्लासी है, तो कॉर्पोरेट लुक आ रहा है। हिंदी में अगर वो बात कर रहा है, चाहे कितना ही साहित्यकार हो, कितनी ही डिग्रियां ले रखी हो उसने, लेकिन उसको कहीं ना कहीं निम्न दर्जे का माना जाता है। धर्म तो भारत की आत्मा है, और आप जो है उसको ही अलग कर दोगे तो किस तरह से चलेगा। कि ब्रिटेन की सारी इंडस्ट्री तो कोलैप्स कर चुकी थी, उन्होंने हेरिटेज को इंडस्ट्री बनाया। तो हम मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे पुराना स्थान है, गोंडवाना लैंड कहलाता था। किसी जमाने में एक पूरा का पूरा और एशिया और सब मिले हुए थे। यहाँ पे कभी टैथिस महासागर लहराता था मध्य प्रदेश। इतने पुराना है हमारा तो इतिहास। जो आपका नेशनली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है उनकी संख्या सिर्फ 3600 है। और जब एक कहावत है, हमेशा विवादित भी रहती है, ढोर गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के हैं अधिकारी। इसको किस तरह से देखते हैं? और उनमें जो है जिस तरह के भेदभाव का आरोप ये लोग लगाते हैं, स्त्रियों को शिक्षा नहीं थी, शूद्रों को शिक्षा नहीं थी, तो उनके ही रिकॉर्ड बताते हैं कि ये तो सब बराबरी से शिक्षा पा रहे थे। आप देखिए तो राम के जीवन की जो 2 उपलब्धियां, एक जेंडर जस्टिस और एक सोशल जस्टिस। उस रावण को जो कि युद्ध करता था तो स्त्रियों को अपहरित करके ले जाता था, उसका अंतःपुर उससे भरा हुआ था। शुरू किसी जमाने में मार्क्सवादी लेखक या वामपंथी लेखक जो हैं बहुत समझदार थे, जैसे रामविलास शर्मा है। रामविलास शर्मा का तुलसी पे जो काम है बहुत ही अद्भुत काम है। प्रशासनिक सेवा में आने के लिए आपकी प्रेरणा क्या रही? प्रशासनिक सेवा में आने के लिए मेरी प्रेरणा, व्यावहारिक आपको इसलिए होना पड़ता है क्योंकि आप आदर्शवादी बातें कहकर जनता की समस्याएं हल करते नहीं रह सकते हैं। जनता की समस्याएं हल करने के लिए आपको कठोर भी होना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जो कि लोगों को प्रिय न लगे, और वो टकराव भी होगा। परेशानी तब होती है जब आप सिर्फ गरीबों के विरुद्ध निर्णय लेते हो, जब आप कानून का स्वाद जो है सिर्फ गरीब आदमी को चुकाते हैं। मैंने देखा कि आए मेरे हाथ चूम रहे हैं और मेरे पैर पड़ रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि भैया इनको क्या लाभ हुआ है। नमस्कार, मैं हूं भुवन तोष्णीवाल। द पॉजिटिव पिच के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम उस चेहरे से आपको रूबरू कराएंगे जिनके 4 दशकों के प्रशासनिक अनुभवों ने मध्य प्रदेश को कई नवाचारों से नवाजा है। वल्लभ भवन से लेकर जिला कार्यालय तक जिनके निर्णय और सफलताओं के किस्से आज भी सुने जाते हैं, जिन्हें मध्य प्रदेश में बुलडोजर वाले अधिकारी के रूप में भी जाना जाता है। आज हम उनसे आपको मिलाते हैं। मनोज श्रीवास्तव जी, वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त, पूर्व आईएएस अधिकारी मनोज श्रीवास्तव जी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं बात करूंगा, जैसा मैंने आपके संक्षिप्त परिचय में बताया कि आपको बुलडोजर वाले अधिकारी के रूप में भी जाना जाता है। इंदौर, मंदसौर, सागर आदि ऐसे जिले रहे हैं जहाँ पे आपने कलेक्टर रहते हुए, एसडीएम रहते हुए रसूखदारों पर, माफियाओं पर बुलडोजर चलाए हैं। क्या किस्से हैं, थोड़ा सा सर हमें बताइए आप। ऐसा लगेगा कि जैसे मैं किसी नॉस्टैल्जिया में जी रहा हूँ, किसी तरह के अतीत मोह में जी, तो वो इम्प्रेशन तो मैं नहीं देना चाहूँगा। अक्सर होता है आईएएस अधिकारियों के साथ, रिटायर हो जाते हैं तो उनकी शुरुआत होती है जब मैं कलेक्टर हुआ करता था तो जी, इस तरह से। मैं उस चीज़ में तो नहीं पढ़ना चाहूँगा। हाँ, लेकिन ये कहूँगा कि एसडीओ महू के रूप में मेरी जब शुरुआत हुई तभी से ये बुलडोजर युग जो है आरंभ हो गया था। और उसमें मेरा थ्योरी ये थी, क्योंकि महू जो है वो मेरे आने से पहले लगातार 10 साल में 10 दंगे हुए थे, और मैंने भी जब ज्वाइन किया था तो पहले 7 दिन के भीतर ही दंगा हो गया था। तो उस समय जो है उन लोगों के मन में ये रहता था जो दंगे करते थे कि हम तो जो है दंगा करेंगे और कोर्ट में मामला चलेगा, और कोर्ट में गवाह जो है हमारे विरुद्ध हॉस्टाइल हो ही जाएंगे, जो होते रहते, पहले भी होते रहते, तो छूट जाते हैं। तो उनको जो है उस न्यायिक प्रक्रिया से डर ही नहीं लगता था। ये रिकॉर्ड था कि अधिकतर लोग छूटते रहते थे, और वो जिनका नुकसान भी हुआ होता था वो अदालत में गवाही देने की बजाय अगले साल के दंगे का इंतजार करते थे, बदला तब हिसाब, हाँ तब हिसाब चुकाएंगे। तो वो एक तरह की अराजकता की भी स्थिति भी थी। तो सिद्धांत मैंने ये बनाया कि जो लोग नोन क्रिमिनल्स हैं, जिन लोगों के बारे में सब जानते हैं कि हाँ ये बदमाश हैं, और फिर भी जो है वो किन्हीं कानूनी बारीकियों का लाभ लेकर जो है छूट जाते हैं, तो कम से कम ऐसे लोगों से स्टेट सपोर्ट के जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो तो विड्रॉ कर लिए जाए।
राज्य के समर्थन के जितने भी उपादान हैं, ठीक है, ऐसे लोगों के पास यदि जो है कॉलोनाइजर लाइसेंस है तो देखा जाना चाहिए कि कॉलोनाइजर लाइसेंस का वो कितना पालन कर रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे लोगों के पास यदि जो है फूड लाइसेंस है तो देखना चाहिए कि ये फूड लाइसेंस की शर्तों का कितना पालन कर रहे हैं। ऐसे लोगों के पास यदि माइनिंग लाइसेंस है तो देखा जाना चाहिए कि ये लोग जो है माइनिंग लाइसेंस की शर्तों का कितना पालन और कितना अपालन कर रहे हैं। और इसी तरह से ऐसे ही लोगों के पास यदि जो है कोई बिल्डिंग परमिशन है या इन्होंने कोई बिल्डिंग बना ली है तो वो बिल्डिंग जो है बिल्डिंग परमिशन के हिसाब से बनाई है कि नहीं बनाई है। बिल्कुल। तो विभिन्न किस्म के जो लाइसेंसेस इन लोगों को मिलते हैं एक नागरिक के रूप में, वो उनकी जो है समीक्षा तो होनी ही चाहिए। तो वो काम मैंने शुरू किया था और फिर जब इस तरह से इनकी जांच करवानी शुरू की तो पता चला कि कई लोग तो अतिक्रमण पर ही थे। फिर पता चला कि कई लोग तो जो हैं वो जितनी कैंटोनमेंट बोर्ड ने उनको स्वीकृति दे रखी थी उससे तो कई गुना ज़्यादा उस पर उन्होंने बना रखा था। तो ऐसी स्थिति में कैंटोनमेंट बोर्ड से उनको नोटिस गया और थोड़े अंतराल के बाद फिर जो है वो एक कार्यवाही शुरू हुई अतिक्रमण का। मेरे जाने के बाद फिर वहाँ पे दंगा नहीं हुआ। जी, आपके जाने के बाद एक अलग ही मिसाल कायम हुई। मैं अब बात करूँगा सर आम जनता के विषय पर, जिसमें चूँकि आप भी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी रहे हैं, हिंदी पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, कई पुस्तकें आपकी धर्म साहित्य आदि चीज़ों पे आई हैं। जो हम देखते हैं कि आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं, चाहे वो बीमा के कागज़ हों, चाहे सरकार के कुछ ऐसे दस्तावेज हों जिसमें चेतावनियाँ लिखी होती है, बैंक संबंधित कुछ ऐसे दस्तावेज होते हैं जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है, अधिकांश रूप से देखने में आता है कि ये सब इंग्लिश में होता है। जो हमारी मातृभाषा कहेंगे हम या एक सामान्य बोलचाल की भाषा हिंदी है, उसमें होना चाहिए जिससे आदमी आसानी से उसको समझ सके। ये नहीं होता है, जिससे कई लोग भ्रमित होते हैं, कई लोग नहीं समझ पाते हैं। इस पे क्या कहेंगे सर आप? एक तो ये है कि हिंदी का प्रश्न, मैं हिंदी साहित्य में एमए किया और मैं हिंदी में असिस्टेंट प्रोफेसर रहा। हिंदी का ही विषय लेकर मैंने जो है और हिंदी माध्यम लेकर मैंने यूपीएससी दिया। मैं आईएएस में आया, तो इसलिए हिंदी के साथ तो मैं लगातार जुड़ा ही रहा। लेकिन अपने व्यक्तिगत हिसाब से नहीं कह रहा मैं, अपनी भाषा के प्रति, हिंदी भाषा के प्रति अपनी किसी कमजोरी या अपने किसी विशेष प्रेम के कारण में नहीं कह रहा, एक आम आदमी के हिसाब से कह रहा हूँ। और वो हिंदी का प्रश्न भी मेरे लिए जो है भाषाधिकार का प्रश्न है, लैंग्वेज राइट्स का प्रश्न है। और मेरा तो मानना ये है कि लैंग्वेज राइट्स जो हैं वो तब तक नहीं मिलेंगे जब तक कि लैंग्वेज रॉन्ग्स ठीक नहीं कर दिए जाते। जो बात अभी आप कह रहे हैं वो सब लैंग्वेज रॉन्ग्स की बातें हैं। तो स्वराज यदि हमें संभव करना है तो भाषिक स्वराज के बिना संभव नहीं है। बिल्कुल। सुशासन यदि हमें चाहिए है तो वो भाषिक स्वराज देना ही पड़ेगा। आम आदमी को जो है अन्यथा कई किस्म की जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इसलिए मेरे लिए जो भाषा का प्रश्न है, हिंदी का प्रश्न है, वो मूल रूप से मानवाधिकार का प्रश्न है, आम आदमी के मानवाधिकार का। आम आदमी एक नागरिक है, आम आदमी एक उपभोक्ता है। एक नागरिक के रूप में उसकी एक अंतर्हित गरिमा है और जो है ऐसे अंतर्हित गरिमावान भारत के नागरिक को जो है भाषाई किसी असामर्थ्य के कारण या अक्षमता के कारण इधर उधर भटकना पड़े, तो ये चीज़ जो है बिल्कुल भी उचित नहीं है। मतलब हम ये मान सकते हैं कि भारत में हिंदी लैंग्वेज जो है उसको हम एक लिंक लैंग्वेज के रूप में प्रस्तावित कर सकते हैं, जो भाषाओं को जोड़ने का काम भी करती है। वो हाँ, वो बात अभी पहले ये वाले में पूरी कर लूँ। तो उसमें मेरा ये कहना था कि जो आम आदमी है वो आप आज देखिए तो आप नागरिक है ना, और दूसरा जो है उपभोक्ता भी है। एक उपभोक्ता के रूप में भी उसको कुछ अधिकार प्राप्त हैं, आपका कंज्यूमर राइट्स एक्ट बिल्कुल तमाम। तो आप ऐसा क्यों है, एक उपभोक्ता के रूप में एक आम नागरिक को यदि हम पूछें तो ऐसा क्यों है कि गारंटी, वारंटी, स्टैट्यूटरी वार्निंग्स, डिस्क्लेमर, इन सब का पूरा जो तंत्र है वो अंग्रेजी में। बिल्कुल। तो बड़ी विचित्र स्थिति होती है उसके कारण। और उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अंग्रेजी जो है भारत में एक विपरीत भूमिका अदा कर रही है। यानी भाषा क्या होती है? भाषा संप्रेषण के लिए होती है। बिल्कुल। भाषा इसलिए होती है कि मैंने कुछ कहा है तो सामने वाला समझे। भाषा संगोपन के लिए नहीं होती। लेकिन अंग्रेजी का प्रयोग जो है हिंदी विज्ञापनों में भी और तमाम जो उत्पादों में जो है जिस तरह से किया जाता है चतुरतापूर्वक, तो वो जो है बहुत सी चीज़ों को जो है छुपाने के लिए होता है। जैसे मैं देख रहा था कि एक विज्ञापन था,
उस विज्ञापन में गुटखे का विज्ञापन था, जी। आधे पेज का था, अखबार में बड़ी अच्छी तरह से छपा हुआ था और उसमें जो है गुटखे की मस्ती वगैरह की तमाम बातें कही गई थी, लेकिन उसमें एक जगह हिंदी थी, हिंदी की जगह अंग्रेजी थी। वहां पे चेतावनी थी। हाँ, वैधानिक चेतावनी, और वो स्टैट्यूटरी वार्निंग जो है वो इंग्लिश में थी बिल्कुल। और हिंदी का विज्ञापन है। ऐसे कई उदाहरण हम फिल्मों में भी देखते हैं कि जब फिल्म स्टार्ट होती है तो वो जो चेतावनी वगैरह आती है, हाँ। मुश्किल से 2-5 सेकंड के लिए रहती है, व्यक्ति उसको पूरा पढ़ भी नहीं पाता है। हाँ, जो इंग्लिश जानता है वो भी नहीं पढ़ पाता है अभी उसको। एक वो आई थी सीरीज जो कंधार के विमान हाईजैक पे थी, जी। तो उसमें जो है 2 आतंकवादियों का नाम था भोला और शंकर, है ना? तो वो भोला और शंकर जो है आतंकवादियों के नाम से जो है अब विमान में आतंकवादी एक दूसरे को संबोधित कर रहे थे। तो उस पर कई लोगों ने जो है आपत्ति ये उठाई कि साहब इससे इम्प्रेशन ये जा रहा है कि जैसे जो है आतंकवादी जो हैं वो किसी दूसरे धर्म के हैं या किसी दूसरे मजहब के हैं, जिसने कभी आतंकवाद नहीं किया, वो जिन सब चीज़ों से दूर रहता है। तो फिर जब वो आपत्तियां उठी तो उन्होंने अपनी तरफ से एक डिस्क्लेमर डाला। अब वो डिस्क्लेमर इतनी चतुराई से डाला गया है, अंग्रेजी में है और जो है अंत में आता है, और उसमें भी जो है डिस्क्लेमर के शुरुआती जो है 5-6 लाइनें, 7-8 लाइनें तो जो है पूरी तरह से दूसरे विषयों के डिस्क्लेमर की है। अंत में जो एक लाइन जो जुड़ी गई है वो उससे संबंधित है कि ये इन लोगों के वास्तविक नाम ये ऐसा करते हुए डाल दिया। आधे सेकंड के भीतर उतना सब पढ़ना भी जो है संभव है, निकल जाता है। बिल्कुल सही है। तो आप क्या कर रहे हो बेसिकली, डिस्क्लेमर के नाम से जो है आप एक औपचारिकता का निर्वाह कर रहे हो, या आप जो है स्टैट्यूटरी वार्निंग के नाम से यदि आप सिगरेट के किसी पैकेट पे लिख देते हो कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, या आप किसी जो है शराब की उस पर लिख देते हो कि कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो आप बेसिकली ये कर रहे हो कि अंग्रेजी को जो है असंप्रेषण की भाषा बना रहे हो। अंग्रेजी जो है वहां पर संगोपन की भाषा है। अंग्रेजी वहां पर किसी चीज को प्रेषित करने के लिए नहीं है, वो चेतावनी की औपचारिकता है, वो चेतना का औदात्य नहीं है। तो ये जो है खेल चलता है हमारे यहाँ, और उसको आम आदमी के हिसाब से देखें तो उसके साथ कितना बड़ा नुकसान है कई चीजों में। बिल्कुल। अब जैसे मैं देखता हूँ फेयर एंड लवली का विज्ञापन पूरा का पूरा जो है वो अंग्रेजी में है, हिंदी में है ना, और उसमें जो है तमाम वो सब बातें कही गई, लेकिन अंत में एक छोटी सी चीज लिखी हुई है, रिजल्ट्स में वेराई। यस, वो अंग्रेजी में। बिल्कुल। वो उन्होंने एक रास्ता ढूंढ लिया, एक गली ढूंढ लिया उन्होंने बचने के लिए रिजल्ट्स में वेराई। बिल्कुल। तो बस उसको इंग्लिश में लिखना क्यों जरूरी है भाई? उसको लिखो ना हिंदी में। यानी ये होता है कि किसी भी जो है मैं देखता हूं कि उत्पादों के जब गुण बताने होते हैं तो हिंदी में तो हिंदी है, और जब अवगुण बताने हैं तो इंग्लिश में, तो अंग्रेजी है। यानी अंग्रेजी तो उस तरह की भाषा होगी कि जिस हमारे यहाँ वो सूरदास कहते थे कि प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, तो अंग्रेजी जो है वो हो गई कि मेरे अवगुण जो है चित नहीं धरो भाई जी। तो वो अंग्रेजी में बोल दिए जाएंगे। तो ये चीज हर एक में देखने मिलती है, वारंटी में भी है, गारंटी में भी है, स्टैट्यूटरी वार्निंग्स। आपके जो है पूरा इंटरनेट का खेल है, उसमें आप देखिए कि आप जो शर्तों पे साइन करते हैं वो सबके सब अंग्रेजी में रहते हैं, आप दबा देते हैं क्योंकि आपको उसके आगे जाना है, आपको मालूम ही नहीं है कि आपने क्या किया। यानी रॉबर्ट क्लाइव ने जो खेल बहुत पहले खेला था कि चतुराई से नीचे जो है हस्ताक्षर करवा लिए थे जगत सेठ से, तो उसी तरह का धोखा जो है अभी भी चल रहा है। बिल्कुल। तो मनोवृत्ति वही है, औपनिवेशिक मनोवृत्ति, वो अंग्रेजी का सहारा लेके बढ़ रही है। सरकारी सिस्टम में भी तो सर यही देखने को मिलता है। आप तो खुद ही पंचायत विभाग के प्रमुख रहे हैं, और भी दूसरे डिपार्टमेंट के जैसे जो टेंडर प्रक्रियाएं होती हैं या योजनाएं बनती हैं सभी अंग्रेजी में रहती हैं। 90% काम अंग्रेजी में हो रहा है। पंचायत की भी अगर कोई योजना निकल रही है, कोई फॉर्मेट बन रहा है, कुछ बन रहा है, सब अंग्रेजी में है। अब वो नीचे का जो सरपंच है या जो गांव वाले हैं वो उस चीज़ को पूरी तरह से समझ ही नहीं पाते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। यानी पंचायतों के एस्टिमेट्स भी जो हैं हम अंग्रेजी में बनाएंगे जी। पंचायतों के, गाँव के, आप कह रहे हो कि आप ने विकेंद्रीकरण किया, लेकिन विकेंद्रीकरण का नाम ब्यूरोक्रेसी का विकेंद्रीकरण नहीं है ना। बिल्कुल। विकेंद्रीकरण का नाम है टेक्नोक्रेसी का भी विकेंद्रीकरण हो। और जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी की एक माया थी जो पंचायती राज ने किसी हद तक जो है संबोधित की, तो उसी तरह से टेक्नोक्रेसी की भी एक माया है और बहुत जटिल माया है। तो अब उसमें क्या होता है कि जब अंग्रेजी का प्रयत्न लगाते हो आप, तो आपको पता ही नहीं है कि आपने जो एस्टिमेट बनाया है उसमें मुरम लाना जो है जो बताया है उसकी लीड तो आपने बताई इतनी दूर। बिल्कुल।
लेकिन ले रहे हो आप गांव से। तो हिंदी में होता तो जो है वो चीज़ पकड़ी जाती, लेकिन आपने बना दिया है। तो एक कोशिश जो है मैंने कभी की थी कि मैंने आदेश जारी किए थे कि साहब एस्टिमेट्स जो हैं वो हिंदी में हो, और फिर दूसरा ये भी था कि मैंने एक सूचना फलक भी जो है बनवाया था कि इस तरह की चीज़ होनी चाहिए। अब पता नहीं वो कितनी जारी है कितनी नहीं जारी है, लोग जो कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ है कि सरकार के और दूसरे टेंडर्स में, पीडब्ल्यूडी के सब में भी जो है हिंदी कहाँ है। अच्छा, आप देखिए तो ब्राज़ील है, वहाँ पर जो आपके गारंटी, वारंटी और स्टैट्यूटरी वार्निंग सबको आपको जो है उस वहाँ की स्थानीय भाषा में लिखना अनिवार्य है। बिल्कुल। तो इस तरह के कुछ और देश भी हैं जिन्होंने उसको स्थानीय भाषा में लिखना अनिवार्य बनाया हुआ, हमारे यहाँ नहीं है। लोगों की सोच हिंदी को लेके इतनी छोटी क्यों हो गई है कि वो हिंदी में बात करने को एक शर्मिंदगी महसूस करते हैं। इंग्लिश में बात कर रहा है तो व्यक्ति बड़ा क्लासी है ना, उसका कॉर्पोरेट लुक आ रहा है। हिंदी में अगर वो बात कर रहा है, चाहे कितना ही साहित्यकार हो, कितनी ही डिग्रियां ले रखी हो उसने, लेकिन उसको कहीं ना कहीं निम्न दर्जे का माना जाता है। हाँ, स्पीकिंग इन इंग्लिश इज अ पावर स्टेटमेंट। वो अंग्रेजी में बोलना जो है एक पावर का वक्तव्य है, वो उसकी निशानी है कि हाँ ये हो रहा है। तो इसलिए लोग जो है बोलते हैं। अब उसमें भी आप देखिए तो एक मजेदार चीज़ है, मैं अध्ययन कर रहा था सारे देश, दुनिया भर के विभिन्न देशों के संविधानों का। तो समता का अधिकार आप जानते हैं कि हमारे यहाँ आर्टिकल 14 में दिया हुआ है ना। फिल्म भी बन गई है समता के अधिकार के नाम पर, लेकिन जो बेसिक अन्याय है उस पर कभी कोई फिल्म नहीं बनी। वो अन्याय ये है कि हमारे यहाँ समता के अधिकार में ये तो कहा गया कि साहब आप जाति के नाम पर भेदभाव नहीं करेंगे, आप धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करेंगे, आप सेक्स के, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, आप निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, ये कहा गया हमारे यहाँ। लेकिन एक चीज़ हमारे यहाँ गायब है, जो मैंने देखी कि फ्रांस के संविधान में थी, जर्मनी के संविधान में थी, रोमानिया के संविधान में थी, जो चीज़ जो है अल्बानिया के संविधान में है, अजरबैजान के संविधान में है, दुनिया के कई देशों के संविधान में है, वो है भाषा के आधार पर भेदभाव से छूट। भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। उसका उनके संविधान में जो ये 4-5 चीजें जो मैंने बताई, उनके साथ साथ उल्लेख है। हमारे यहाँ से वो गायब है। तो हमारे यहाँ लोग तो बड़े प्रसन्न महसूस करते हैं भाषा के आधार पर भेदभाव करते हुए, और वो चीज़ जो है मुझे दुखी करती है। इसलिए यदि कभी संविधान संशोधन की बात चले तो ये भी बात चलनी चाहिए। और आप देखिए कि हम लोग जो हैं अंतर्राष्ट्रीय रूप से देखें तो हम 2 जो हैं अंतर्राष्ट्रीय घोषणाओं के सिग्नेटरी हैं, हमने हस्ताक्षर किए हैं, हम उसमें शामिल हैं। एक है राजनीतिक और नागरिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र, तो उसमें जो है भाषा के आधार पर भेदभाव से किन्हीं मामलों में जो है छूट देने को कहा गया। इसी तरह से जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, बिल्कुल मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, उसमें भी कुछ संदर्भों में जो है भाषा के आधार पर भेदभाव से मना किया गया। भारत जब सिग्नेटरी है उसका, तो भारत को जो है इस चीज को जो है पूरा करना चाहिए ना। एक चीज और होनी चाहिए ना सर, ये आप नहीं मानते कि जैसे केंद्र सरकार के जितने विभाग हैं, ये तो हो गई राज्य सरकार की बात, केंद्र सरकार के विभाग अधिकांश रूप से अंग्रेजी पे काम करते हैं। उनके सारे जितने दस्तावेज रहते हैं या जो भी उनका नवाचार रहता है अंग्रेजी में रहता है। उन्हें ये नहीं करना चाहिए कि उन्हें क्षेत्रवार या प्रदेशवार जो उनकी लोकल लैंग्वेज है, जैसे मध्य भारत में हिंदी ज़्यादा प्रचलन में आती है, साउथ में दूसरी लैंग्वेजें आती हैं, उसमें उनको नवाचार नहीं करना चाहिए ताकि आम जनता तक जो योजनाएं केंद्र की पहुंच रही हैं उसका उन्हें ज्ञान हो सके। करते भी हैं, वो काफ़ी हद तक करते हैं। वहाँ का जो राजभाषा विभाग है वो बहुत ही जो है सक्रिय विभाग है, मैं कहूँगा। वहाँ पे अधिकतर लोग जो बैठे हैं वो बहुत प्रतिबद्धता के लोग बैठे हैं, मैं जानता हूँ कईयों को व्यक्तिगत रूप से। फिर दूसरी ये है कि जो हमारे यहाँ राजभाषा अधिनियम आया था उसमें उन्होंने क श्रेणी के, ख श्रेणी के, ग श्रेणी के राज्य कर दिए थे। कुछ राज्य जिसमें कि अंग्रेजी जो है, हिंदी जो है वो मातृभाषा की तरह बोली जाती है या प्रथम भाषा के रूप में बोली जाती है। कुछ राज्य ऐसे के जिसमें थोड़ा सा बीच की स्थिति है, कुछ ऐसे के जो आंचलिक हैं, क्षेत्रीय हैं। तो उस तरह से 3 भाग कर दिए थे उन्होंने। तो वो उनकी तरफ से कोशिश हो रही है, इनफैक्ट राज्य सरकारों की तरफ से भी हो रही है। लेकिन मैं जो असल में चिंतित हूँ वो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरफ से। वहाँ की क्या हो रहा है,
क्योंकि आफ्टर ऑल आप उपभोक्ता तो आप प्रतिदिन हो, बिल्कुल। तो उसमें आपको पता ही नहीं लग रहा है। आपको जो आप जो दवा ले रहे हो, उस दवा के लेबल पर जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, बिल्कुल। आप उसको कंज्यूम करोगे। अभी आपने कफ सिरप कंज्यूम किया, आप जो है कंज्यूम करोगे उसको, आपको मालूम ही नहीं है कि उसमें क्या है, अंग्रेजी में लिखे हुए। अंग्रेजी में लिखा। तो इसलिए जो वहाँ पे मुझे ज़्यादा चिंता होती है। सरकारें तो अपनी हद तक कोशिश कर रही हैं, मैं नॉट दैट कि मैं एक सरकारी अधिकारी होने के कारण उनको बचाने की किसी तरह की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ पे भी जो है बहुत कुछ काम अभी और भी किया जाना बाकी है, लेकिन वहाँ कम से कम इतना हो रहा है, यानी हर बार उनका जो 15-14 सितंबर के आसपास से जो वो होता है पखवाड़ा शुरू, तो उसमें तो इन सब चीज़ों की बाकायदा परीक्षा होती है। वहाँ पे संसद समिति है जो नित्य जो है जांच करती है कि भैया किसी विभाग में जो है हिंदी का प्रयोग कितना बढ़ा कि नहीं बढ़ा। लेकिन जो बाकी जो प्राइवेट सेक्टर है आपका, उस क्षेत्र में जो है जिस तरह के खेल चल रहे हैं, वहाँ पर जो है थोड़ा नियंत्रण की ज़रूरत है। बहुत बार ये भी देखने में आता है, चूंकि हम लोग ग्राउंड पे काम करते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, न्यायपालिका में भी भाषा की बड़ी दिक्कत आती है। जो आम व्यक्ति है, जो फरियादी है या चाहे आरोपी है, उसके अपने अपने अधिकार हैं सबके। भाषा के कारण वो बहुत से अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं, वो कहीं ना कहीं भ्रमित भी होते हैं। मैं कलेक्टर इंदौर था, तो मैं इंदौर हाई कोर्ट में एक पेशी में गया हुआ था। सीढ़ियों से उतर रहा था मैं, तो सीढ़ियों के बीच में जो है एक वकील साहब खड़े हुए थे और एक धोती पहने हुए कोई ग्रामीण सा मुवक्किल था, वो खड़ा हुआ था। तो वकील साहब उसको बोल रहे थे कि इस अदालत ने और बड़ी अदालत में जाने का हुक्म दिया। हम चूँकि हम लोग तो कानूनी प्रक्रिया से परिचित हैं, तो थोड़ा सा हंसी आई मुझे कि वकील साहब ये नहीं बता रहे थे कि हम इस कोर्ट में हार गए हैं और इसकी अपील करनी पड़ेगी। वकील साहब ये कह रहे थे कि इस अदालत ने और बड़ी अदालत में जाने का हुक्म दिया है। वो स्थिति क्यों आ पाई? वो स्थिति इसीलिए आ पाई कि जो वहाँ पर बोला जा रहा था और जिस तरह की वहाँ पे डिबेट हो रही थी, वो डिबेट जो है उससे आम आदमी परिचित नहीं था। तो कभी कभी मुझे लगता है कि देखिए, जो अधिकार जो है इंग्लैंड ने 1362 में दे दिया, जो अधिकार जो है फ्रांस ने 1539 में दे दिया, जो अधिकार जो है हंगरी, जो कि यूरोप का आखिरी देश है इस मामले में, उसने 1784 में अपने नागरिकों को दे दिया अपनी भाषा में न्याय प्राप्त करने का अधिकार। वो अधिकार जो है अभी भी आपके हमारे न्यायाधिष्ठानों के जो अपर एचलॉन्स हैं, जो ऊपर के कुछ स्तर हैं, वहाँ पर अभी भी नहीं मिला हुआ है। तो वहाँ पर लगता है कि अभी कुछ काम करना बाकी है। अच्छा, फिर क्या होता है कि कुछ चीज़ों में तो स्वयं उन्होंने ही कहा है, स्वयं उच्चतम न्यायालय का इस आशय का जो है आदेश, उनका वर्डिक्ट है कि कम्युनिकेट करने का मतलब होता है उसकी भाषा में कम्युनिकेट करना। और उसी आधार पे फिर ये हुआ कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता था, तो उसमें जो है निरोध के आधार जो हैं, किसी भी व्यक्ति को हम निरुद्ध कर रहे हैं तो उसके आधार उसकी भाषा में बताने पड़ते थे। बिल्कुल। तो जब उसको निरुद्ध करने के आधार जो हैं उसकी भाषा में बताने हैं, तो उसका उस प्रकरण में हुआ अंतिम निर्णय उसकी भाषा में क्यों नहीं होना चाहिए? तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनको अभी हम लोगों को जूझना है। पर आज के युवा जिस हिसाब से अपने रोजगार को लेके, अपने करियर को लेके चिंतित है, आपको लगता है कि हिंदी की तरफ उनका रुझान बढ़ेगा? हाँ, धीरे धीरे जो मार्केट जो है वो अपनी बातें बनवाएगा और उसी से ही उम्मीद है कि धीरे धीरे वो करेगा। जैसे आप देखिए तो किसी ज़माने में स्टार टीवी आया था और स्टार टीवी वो बेवाच और वो तरह की चीज़ें चलाता रहता था और उसकी व्यूअरशिप बहुत ही कम थी जी। फिर स्टार टीवी ने अपने आप को हिंदी में लाया जी। फिर और क्षेत्रीय भाषाओं में। लेकिन वो जो है करना किस लिए पड़ा उन्हें? क्योंकि उनको जो व्यूअरशिप चाहिए है, वो जो डिमांड है जी। वो तो जो है भारत की ही भाषा में है। बिल्कुल। तो वो उनको बाध्य होना पड़ा। बिल्कुल। तो ऐसे ही जो है मुझे लगता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे भारत जो है आर्थिक रूप से अधिक सशक्त उपस्थिति अपनी दर्ज कराने के लिए व्यग्र होगा,
हिंदी जो है अपने आप बढ़ेगी। मेरा ऐसा मानना है कि सिंप्लिसिटी को ज़्यादा पसंद किया जाता है। आदमी जितना वास्तविक रहेगा वो उतना ज़्यादा लोकप्रिय होगा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगर हम बात करें, चाहे मोहन यादव जी अभी इनकी बात करें, इनके अंदर एक वास्तविकता है। ये अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, लोगों के भांजे भांजियों वाली बात करते हैं। उन्होंने मामा वाली छवि बनाई, इनकी अपनी एक अलग शैली है। तो कहीं ना कहीं लोकप्रियता का आधार हम भाषा को मान सकते हैं। हाँ नहीं, ये प्रश्न तो हमेशा से रहा ना। जब आप वोट जो है जिस भाषा में मांगते हो जी, तो उस भाषा में ही जो है बाकी सारी चीज़ें भी करने की जो अधिकारिता और शक्ति वो आम आदमी को दो। बिल्कुल। भारतीय संस्कृति और शासन में धर्म की भूमिका क्या मानते हैं? अच्छा, भाषा से जो है इस विषय पे आ गया ना। हाँ ठीक है। वो मैं कहूँगा कि हम लोग जो हैं ये सवाल मेरा इसलिए आपसे है क्योंकि आप सांस्कृतिक विभाग, धर्म न्यास आदि से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं आपने निभाई हैं। आपका क्या अनुभव रहा इन चीज़ों को लेकर? हाँ, शासन में और खासकर जो हमारा जो भारत में देखा जाए तो धर्म एक बहुत बड़ी शक्ति है जी, और उस शक्ति को हम लोग जो हैं किसी किस्म के जो हैं व्यर्थ के आग्रहों के कारण जो है इग्नोर नहीं कर सकते। कई लोग कहते हैं कि साहब मॉडर्न स्टेट इज़ अ सेकुलर स्टेट और आधुनिक राज्य जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो इसलिए जो है इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी बात उठती है कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट, जो भारत में जिस अर्थ में लोग लेते हैं, कुछ लोग, सब लोग भी नहीं, तो वो जो है जिस समय चलाया गया था वो उस समय जो है कॉलोनियल रेजिम ने चलाया था, एक औपनिवेशिक जो है राज्य ने चलाया था। और वो राज्य जो है समाज के साथ अपने आप को सहज नहीं महसूस करता था। यानी उसने स्टेट और कम्युनिटी के बीच में, राज्य और समाज के बीच में दूरी बनाने के लिए उसने ये विकल्प चुना, क्योंकि अंग्रेज भारत के लिए पराये थे। बिल्कुल। और वो कभी भी यहाँ पर अपने आप को सहज महसूस ही नहीं कर सकते थे। उनको यहाँ अपने होने की संरचनात्मक वैधता का लोकस ही नहीं मिलता था कहीं। तो उन्होंने ये जो है चलाया प्रकल्प कि भैया ये सब चीज़ अलग रहनी चाहिए और ये चीज़ अलग रहनी चाहिए। अन्यथा जो है देखा जाए तो भारत को जो है, धर्म तो भारत की आत्मा है। बिल्कुल। और आप जो है उसको ही अलग कर दोगे तो किस तरह से चलेगा। लोग ये कहने लगे कि साहब धर्म के नाम पे फिर आप जो हैं यदि वो उसका मंदिरों का जीर्णोद्धार करते हो तो मंदिरों का जीर्णोद्धार ही क्यों कर रहे हो आप? आपको और दूसरे उसका करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ मंदिर ही तो हैं जो हम जिनको कि जो है शासन ने अपने उसमें लिया हुआ है। बिल्कुल। बाकी दूसरों को तो स्वतंत्र रूप से अपने करने की है। तो इसलिए राज्य जो है वो उत्तरदायित्वों को निभाएगा। और आप देखिए तो यूरोप में भी ये काम बड़ी चालाकी से करते हैं वो लोग। फ्रांसिस मैसनर ने एक पूरी पुस्तक ही लिखी है इस पर, और उसने बताया कि किस तरह से हेरिटाइजेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स है ना, और उसके नाम पर उन्होंने जो है राज्य का धन जो है कैथेड्रल्स को दिया उनके पुनर्निर्माण के लिए, पुराने चर्चों के पुनर्निर्माण के लिए उन्होंने दिया जी। तो जब हम भारत में करेंगे तो हमारे ऊपर जो है चलाने लगेंगे लोग कि अरे अरे सेकुलरिज्म के सिद्धांत का जो है वो हो रहा है। और जब वो करेंगे तो हेरिटेजाइजेशन है उसका। तो वो चीज़ मुझे जो है गलत लगती है। आप देखो कि जो ये थी मार्गरेट थैचर, तो उन्होंने ब्रिटेन में देखा कि ब्रिटेन की सारी इंडस्ट्री तो कोलैप्स कर चुकी थी, उन्होंने हेरिटेज को इंडस्ट्री बनाया। तो हम मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे पुराना स्थान है, गोंडवाना लैंड कहलाता था। किसी जमाने में एक पूरा का पूरा यूरोप और एशिया और सब मिले हुए थे, ये पूरा गोंडवाना लैंड कहलाता था। वो यहीं गोंडवाना यहीं पे है। यहाँ पे कभी टैथिस महासागर लहराता था मध्य प्रदेश। इतने पुराना है हमारा तो इतिहास। तो हम उसको लेकर यदि कुछ करते हैं तो कहते हैं कि टूरिस्टिफिकेशन कर रहे हैं आप, उसका पर्यटनीकरण कर रहे हैं आप। और यदि उसको छोड़ देते हैं तो कहते हैं कि आप उसकी उपेक्षा कर रहे हो और वो इसी तरह से नष्ट होती रहेगी। आरोप दोनों ही तरह से लगेंगे। सवाल ये है कि हम कर्मशील रहते हुए जो है आरोप झेलेंगे
कि निष्क्रियता में जो है चीज़ों को जर्जर होते हुए जाके अपने आरोप को चलेंगे। तो मेरा कहना ये था कि भैया कर्मशील होके जो लोग, टूरिस्ट की संख्या जो 4 गुना हो गई है, हाँ कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि सरकार के राजस्व में भी उससे बढ़ोतरी हो रही होगी। हाँ, और मैं कहता हूँ कि अध्यात्म जो है वो एक्सटर्नल कंडीशंस पर नहीं निर्भर होता, वो तो आपको, इट इज़ नॉट अराउंड, इट इज़ विद इन, बिल्कुल। है ना, वो तो है। लेकिन उस चीज़ से तो तब भी इनकार नहीं है ना। यदि आपको अध्यात्म की करना है उसमें प्रैक्टिस, तो नहीं, वो भी ठीक है, लेकिन आप अपने मंदिरों को जर्जर होते रहने दो, आप अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को जो है ऐसे ही जाने दो। कितनी तो कम है। मेरी तो शिकायत उल्टी है। मेरा तो कहना ये है कि भारत में आज जो आपका नेशनली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी संख्या सिर्फ 3,600 है, और जबकि मैं फ्रांस गया था वहाँ 44,000 है। मैं इंग्लैंड गया वहाँ पे 20,000 22,000 है उनकी। तो वो लोग छोटे छोटे से देश हैं हमारी तुलना में, और उनका इतिहास भी बहुत पुराना नहीं है। हमारा तो गिरी पड़ी हालत में भी जो है कम से कम 10,000 साल पुराना तो है। बिल्कुल। और हमारे 1 साल का एक भी ले लें तो हमारे कम से कम नेशनली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट जो हैं उनकी संख्या 10,000 तो होनी चाहिए। 3,600 रखे बैठे हम लोग। और जो है उसमें भी मेरा कहना ये था कि आप ये जो 3,600 की संख्या है, आप बुंदेलखंड का एक जिला उठा लो और उसका ढंग से जो है आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन कर लो, आपको 3,600 वहीं मिल जाएंगे। इतने समृद्ध हैं हम लोग। तो हमारी शिकायत तो ये होनी चाहिए कि भैया वी आर नॉट डूइंग इनफ। उल्टी शिकायत हो रही है कि आप ये क्यों कर रहे हो, टूरिस्टिफिकेशन कर रहे हो, पर्यटनीकरण कर रहे हो। वहाँ में मुझे थोड़ा सा जो है आपत्ति लगती है। क्या ऐसे कदम हो सकते हैं कि भारत में जो एक गुरुकुल परंपरा चली आती थी, परंपरागत रूप से जो शिक्षा व्यवस्थाएं थी, उनको पुनर्जीवित करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? अब उसको भी कुछ लोग पुनरुत्थानवादी कहते हैं, ओके, रिवाइवलिस्ट जी, कि आप पुरानी चीज़ों को कर रहे हैं। लेकिन वो आपकी बात सही है। मैंने एक जब मैं था तो हम लोगों ने एक कहना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुल सम्मेलन किया था। 1,000 से ज़्यादा जो है गुरुकुल के विभिन्न क्षेत्रों में जो हैं, एक ज़माने में इतने हुआ करते थे कि जो एडम है उन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया था जब, और जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे वो, उन्होंने जब प्रतिवेदन दिया था तो उन्होंने ये कहा था कि भारत में हर गांव में जो है एक स्कूल है। यानी अकेले जो उन्होंने बंगाल प्रेसिडेंसी का जो किया, या जो है इधर देख लें तो एल्फिंस्टन मुनरो ने मैड्रास प्रेसिडेंसी का किया, या प्रेंटागास्ट ने जो है वहाँ पंजाब का किया, तो इन सब लोगों ने पाया कि गांव-गांव में स्कूल थे आपके, और गुरुकुल चलते थे इसी परंपरा से। और उनमें जो है जिस तरह के भेदभाव का आरोप ये लोग लगाते हैं कि उसमें साहब स्त्रियों को शिक्षा नहीं थी और उसमें जो है वो शूद्रों को शिक्षा नहीं थी, तो उनके ही रिकॉर्ड बताते हैं कि ये तो सब बराबरी से शिक्षा पा रहे थे। सबसे, बल्कि बराबरी से नहीं पा रहे थे। यदि मैड्रास प्रेसिडेंसी का देखें तो 1 के विरुद्ध 4 का रेशो था। 1 ब्राह्मण छात्र था तो 4 शूद्र छात्र हुआ करते थे। तो ये व्यवस्था थी। और जो विषय भी सिखाए जाते थे वो विषय सिर्फ यही नहीं था कि आपको धार्मिक चीज़ें सिखाई जा रही हैं। अलजेब्रा, आपका बीजगणित जो है, ज्योमेट्री, वो सब सारी चीज़ें जो बिल्कुल आधुनिक विषय थे, साइंस, वो सब सिखाए जाते थे। उसको जो है अंग्रेजों ने आकर नष्ट किया। तो अब जरूरी है कि हम लोग जो हैं उस गुरुकुल सिस्टम को जो है रिवाइव करें। मैं डेनमार्क गया था, वहाँ मैंने देखा कि फॉरेस्ट स्कूल्स चलते हैं। तो वो फॉरेस्ट स्कूल्स वो याद दिलाते हैं ना आपको, जो पुराने जमाने में हमारे गुरुकुल जो है अरण्य में चला करते थे, आश्रम जो चलते, हाँ आश्रम जो चलते थे, अरण्य में चलते थे वो। तो उसी तरह की चीज़ जो है वहाँ हो रही है, वही उठा लें हम। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसा है कि हम लोगों ने एक विभागीय जो है इंपीरियलिज्म स्थापित कर रखा है ना, विभागीय साम्राज्यवाद। तो वन में जो है शिक्षा विभाग का प्रवेश वर्जित है, वन विभागीय आपत्ति करेगा। आपको नहीं लगता सर कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें रामायण और गीता जैसे अध्यायों को जोड़ना चाहिए, जिससे कि जो हमारे भविष्य की नींव वहाँ से निकलने वाली है वो कहीं ना कहीं सामाजिक और नैतिक मूल्यों को समझने में उनको कठिनाई ना हो? हाँ, और किसी कारण से नहीं तो इस कारण से जोड़ने चाहिए कि इनके विरुद्ध दुष्प्रचार भी सबसे ज़्यादा हो जी। इसलिए जो है जरूरी है कि कम से कम आप पढ़ो, पढ़ के समझो, एक उत्सुकता विकसित करो। शिक्षा तो जो है उत्सुकता का क्षेत्र है ना। बिल्कुल। तो वो उत्सुकता होनी चाहिए। अब आज की तारीख में आप उसको दूर रखते हो और दूसरों को मौका देते हो कि वो उसके बारे में कुछ भी दुष्प्रचार करते चले।
आप देखिए तो राम के जीवन की जो 2 उपलब्धियां थी, एक जेंडर जस्टिस जी और एक सोशल जस्टिस। बिल्कुल। तो जेंडर जस्टिस में उन्होंने जो है उस रावण को, जो कि युद्ध करता था तो स्त्रियों को अपहरित करके ले जाता था, उसका अंतःपुर उससे भरा हुआ था। उसने वेदवती के साथ बलात्कार किया, हेमा के साथ बलात्कार किया, रंभा के साथ बलात्कार किया, सीता को अपहरण करके ले गया। तो उसके विरुद्ध जो है राम का संघर्ष जो है जेंडर जस्टिस का संघर्ष था, है ना। फिर इसी तरह से जो है आपका जो सोशल जस्टिस है, तो राम ने तो जो है पूरे आदिवासियों की, वनवासियों की सेना को साथ लिया था, बिल्कुल। और वनवासियों को संगठित किया, और उनके साथ जो है फिर रावण के इतने बड़े सत्ताधिकार को उन्होंने चुनौती दी। तो वो उनका जो है सोशल जस्टिस था। अब आप देखिए कि उन 2 उपलब्धियों को जो राम की थी, उनको नष्ट करने के लिए कितनी चतुराई से जो है उत्तरकांड में वो चीज़ें जोड़ दी गई। सीता का परित्याग जोड़ दिया गया, शंभू का वध जोड़ दिया गया, और फिर राम के विरुद्ध जो है क्या क्या नहीं कहा गया उसके बाद। तो इसलिए जरूरी है कि हम लोग जो हैं कम से कम अपने पाठ्यक्रमों में जोड़ें, इस चीज़ों के बारे में सही सही बताएं, ताकि इस तरह की गलतफहमियों का बाजार जो है पैदा नहीं। बहुत सारी बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि युवा भी संकोची हो जाते हैं, सोचने पे मजबूर होते हैं कि अलग अलग ग्रंथों की अलग अलग व्याख्याएं सामने आती हैं, अलग अलग उदाहरण सामने आ जाते हैं। वो किस पे विश्वास करें, क्या सही है क्या गलत है? यूं कहें कि हम इतनी पुरानी सभ्यता हैं। आप देखो तो होमर ने जब इलियड और ओडिसी लिखी, तो उसके लिखे हुए के 400 साल के अंतराल में ही उसमें इतनी सारी चीज़ें क्षेपक के रूप में जोड़ दी गई, इतनी सारी चीज़ें इंटरपोलेशन हो गई जी। तो ये तो जो है दुनिया भर का अनुभव रहा कि विभिन्न जो पुराने ग्रंथ हैं उनमें जो है इंटरपोलेशन होते रहे। आदमी को एक विवेक नाम की चीज़ भी तो मिली है ना। बिल्कुल। ग्रंथों की बहुलता है, ग्रंथों में इंटरपोलेशंस हैं, लेकिन आपके पास अपना विवेक है। और हमारे यहाँ कम से कम ये आग्रह नहीं रहा कि भैया ये पुस्तक अंतिम है, हमारे यहाँ ये आग्रह कभी नहीं रहा कि ये व्यक्ति अंतिम है। बिल्कुल। तो आपको ईश्वर ने विवेक दिया है, उस विवेक के आधार पे आप जो है चीज़ों को करो, और करने मत करो, क्योंकि वो सारे जो ग्रंथ हैं और वो सारे जो ऐतिहासिक हमारे पुरुष हैं, वो सबके सब जो है उन्होंने अपनी अभिमान्यता जो कमाई, अपना सोशल रिकॉग्निशन जो कमाया, वो अपनी जो है श्रेष्ठताओं के कारण कमाया था। बिल्कुल। और जो है इंटरपोलेशंस इसलिए हुए कि उनको जो है उनकी विश्वसनीयता को, उनकी वैलिडिटी को जो है कम करना था। तो अब होता यह है कि हमारा युवा जो है पुस्तकों को पढ़ता है और उसके बाद जो है उन इंटरपोलेशन करने वालों पर गुस्सा नहीं उतारता, उन लोगों पे नहीं उतार के वो अज्ञात हैं उन पे नहीं उतारता, वो जो है अपने ही देवी देवताओं पर गुस्सा उतारने लगता है। वो जो है अपने ही कहना चाहिए कि आदर्श पुरुष, यथार्थी पुरुष जो हैं, आपके धरोहर पुरुष जो हैं, उन्हीं पर गुस्सा उतारने लगता है। ज्ञान के अभाव में वो इसलिए कि वो अपने विवेक का प्रयोग नहीं करता। उसको ये देखना चाहिए कि यदि ये व्यक्ति जो है शताब्दियों सहस्राब्दियों से जो है पूजित चला आ रहा है, तो उसके पीछे कुछ कारण रहे होंगे, उसकी कुछ श्रेष्ठता रही होगी, और किसी अन्य कारण से नहीं। तो इसलिए विवेक के साथ पढ़ना किसी चीज़ को, वो बहुत एक कहावत है, हमेशा विवादित भी रहती है, ढोर गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के हैं अधिकारी। इसको किस तरह से देखते हैं आप, क्या व्याख्या करेंगे इसकी आप? इस और पंक्ति इसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है? इस पंक्ति पे जो है करीब 3.5 घंटा मैं बेलफास्ट में जाके बोल के आया था। और ये पंक्ति एक ऐसी पंक्ति है कि जिसके आधार पर न केवल जो है आप तुलसी की गणना करते हो, न केवल आप जो है कहना चाहिए कि हिंदू संस्कृति की गणना करते हो, और हिंदू धर्म की भी करते हो आप इस सब के आधार पर। इनफैक्ट पाकिस्तान में एक जो है वेबसाइट चलती है, एक पाक लिंक्स करके। अच्छा। तो उसमें जो है इस पंक्ति का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि इज हिंदुइज्म अ फॉलोएबल रिलीजन इन मॉडर्न टाइम्स। ओके। तो उसमें क्या है असल में, आप देखिए कि वो कह रहे हैं कि ढोल गवार शूद्र। अच्छा, कुछ लोग जो हैं मैंने देखा कि जबरन ही इसको जस्टिफाई करते हैं। कुछ ऐसे जस्टिफाई करते हैं कि एक सज्जन को मैं देख रहा था, बड़ा सा तंबूर ताने हुए थे और वो बोल रहे थे, गुरु थे और बोल रहे थे। तो वो बोल रहे थे कि साहब तुलसी के समय में हाइफन नहीं होता था, और ये वस्तुतः जो है 5 वर्ग नहीं है, 3 वर्ग है, ढोल, गंवार शूद्र और पशु नारी।
इनकी ताड़ना करनी चाहिए, इनको पीटना चाहिए। तो वो लोग उनको सुन रहे थे और मैं टीवी पे देख रहा था। मैंने कहा यार कोई इनसे ये नहीं पूछ रहा कि भैया यदि गंवार शूद्र तुम्हें पिटाई का पात्र लगता है तो गंवार ब्राह्मण क्यों नहीं लगता, गंवार क्षत्रिय क्यों नहीं लगता, बिल्कुल सही है, गंवार वैश्य क्यों नहीं लगता। आपत्ति तो गंवारपन से है ना। बिल्कुल। तो जो है आपको ये भी लगना चाहिए। उसमें जाति का तो कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा, फिर दूसरे ये है कि गंवार होने से भी ऐसी क्या आपत्ति है। भारत को जितने बड़े बड़े घोटाले पढ़े लिखे लोगों ने किए हैं, गंवार आदमी ने थोड़ी किए हैं। तो गंवार होने में भी ऐसी क्या परेशानी है। रस्टिसिटी जो है वो तो एक वर्च्यू है और हम तो कहते हैं कि भैया ये अपना हिंदुस्तान कहाँ, वो बसा हमारे गाँव में, तो हम उसको क्यों कहेंगे गंवार को जो है। इसी तरह से जो है आप कहते हो पशु नारी, तो पशु पुरुष क्यों नहीं है पिटाई का पात्र भाई। बिल्कुल, आपके हिसाब से ये सब गलत व्याख्या है। बेसिकली क्या चीज़ है, हम उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना चाहिए, उसको देखना चाहिए वो कहाँ क्या जा रहा है उसमें। कि राम जो है वो उस समय का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले रहे हैं। वो प्रोजेक्ट क्या है कि आपको एक पुल बनाना है, रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका तक पुल बनाना है आपको। तो राम ने पहले क्या किया, पहले राम ने जो है कुछ ऐसी विधियों का प्रयोग किया जो कि मैराइन लाइफ को डिस्टर्ब कर रही थी, है ना, सामुद्रिक जीवन को। बिल्कुल। तो वो उसमें आता है सुंदरकांड में कि जरद जंदू जलने दी सब जाने, है ना, वो मकर उरक सब घर अकलाने, ऐसा करते हुए वो आता है कि राम ने जैसे ही अपने शर का संधान किया तो समुद्र के जो जंतु थे वो सब के सब विचलित हो गए। तो वो जिस तरह के मेथड शुरू में अपनाने जा रहे थे वो मेथड ऐसी थी जो इकोलॉजिकली जो है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, है ना, और सामुद्रिक जीवन को नुकसान पहुंचा रही थी। तो समुद्र प्रकट होता है ना, वो एक पर्सोनिफिकेशन है, एक पोएटिक मेटाफर है वो, कि समुद्र प्रकट होता है। समुद्र क्या कहता है, समुद्र ये कहता है कि गगन समीर अनल जल धरणी इनके नाथ सहज जड़ करनी तव प्रेरित माया उपजाए षष्ठ हेतु सब ग्रंथ निगाए, है ना, वो बोलता है कि इसका मतलब भी समझाइए। हाँ, कि ये जो 5 तत्व हैं, 5 पंच महाभूत कहलाते हैं, गगन, समीर, अनल यानी अग्नि, जल, धरणी, है ना, ये सब सहज रूप से जड़ हैं, ये है ना, इनको एक इन वस्तुओं का एक स्वभाव है, इस भौतिकी का एक नेचर है, इन सब का अलग अलग नेचर है। अग्नि का काम जलाना है, जल का काम जो है द्रवित करना है। बिल्कुल, आपको ये फिजिक्स है ना, इस फिजिक्स को समझना होगा और इसको समझने के बाद उस तरह से व्यवहार करना होगा आपको। तो आप ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते कि जितना रफ व्यवहार आप कह रहे थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो ये हैं आपके ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये जिस तरह से केयर और कंसर्न की जो है जरूरत इनको रहती है, उसी तरह का केयर और कंसर्न जो है आप दिखाइए। और इसलिए वो कहते हैं ताड़ना, है ना, ये सहज ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का मतलब क्या है, मैं अवध लखनऊ में गया था, वहाँ अवध का क्षेत्र पूरा का पूरा, एक परिवार में बैठा हुआ था मैं वहाँ पे। तो वहाँ पे वो कह रही थी, एक माता जी आई थी, तो वो अपने कहना चाहिए बहू के पास से तो जाते हुए कह रही थी कि बाल बच्चन को ताड़ी अतरी है। बाल बच्चन को ताड़ी अतरी होगा क्या मतलब हुआ कि पिटाई करते रहना उसका मतलब है कि आप केयर करते रहना, टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की देखभाल करते रहना, सावधानी रखना, कंसर्न रखना। तो वही बात उसमें है। तो कोई नेगेटिव बात के रूप में नहीं कहा गया वो ताड़ना शब्द वो। लेकिन हम देखते हैं कि सागरिका घोष हो, हम देखते हैं कि तमाम लोग जो हैं इस पंक्ति का इतनी व्याख्या अलग अलग ढंग से करती है। अच्छा, वो देखने की बात क्या है, साइंस इज व्हाट, साइंस इज ऑब्जर्वेशन। राइट, साइंस जो है वो देखने में नहीं है। आप लैब में क्या करते हो, देखते ही हो ना, बिल्कुल, निरीक्षण करते हो। आपके माइक्रोस्कोप, आपके जो है टेलीस्कोप, वो सब क्या है, बेसिकली देखना ही है। तो जो है वो ध्यान से देखो, उस तरह से जितने रफ तरह से पहले कर रहे थे कि जिसमें आपने लक्ष्मण बाण असरा सरानु सोखो भारत बेसिक प्रसानु सठ सैन कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सुंदर नीति, ऐसा करते हुए आप जो कर रहे थे उस समय, तो आप तो बहुत रफ ट्रीटमेंट कर रहे थे और उससे सामुद्रिक जीवन प्रभावित हो रहा था। तो वो ये कह रहा है समुद्र की भैया इनको टेक स्पेशल केयर ऑफ दिस। तो उस अर्थ में बोला, आपने उसको लेकर नेगेटिव अर्थ प्रचारित कर दिया। हम आपको लंबे समय से देख रहे हैं, जब आप सेवा में थे, प्रशासनिक सेवा में थे, अब आप राज्य निर्वाचन आयुक्त में हैं।
आप अनेक ग्रंथों पर, रामायण पर, रामचरितमानस, सुंदरकांड के आप कई अध्याय लिख चुके हैं अपनी तरफ से। उसको कई रूप में शायद 500 उसके 18 आपने पुस्तकें होंगी 18 पुस्तकें आपने सुंदरकांड उसकी पर। कर ली हैं। इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? क्या मतलब क्या आपकी सोच रही है कि मैं इसकी एक अपनी तरफ से व्याख्या करूं, अपनी तरफ से उसको अलग तरीके से प्रेजेंट करूं? मैं तो नहीं लिखता यदि चीज़ें सही पर्सपेक्टिव में समझी जाती। जी। लेकिन हुआ ये कि बहुत सारे लोगों ने भारत के जो है इस आध्यात्मिक क्षेत्र को बहुत ही कॉन्टेस्टेड डोमेन बना दिया। यानी यूं देखें आप तो एक तो कॉलोनियल राइटर्स थे, औपनिवेशिक लेखक थे, वो आए थे जो हैं एक मिशनरी उद्देश्य के साथ। तो उसमें उनका लक्ष्य ये था कि हिंदुइज्म के प्रति लोगों का विश्वास कम से कम करो ताकि जो है कन्वर्जन हो सके। तो उन लोगों ने अपने, और वो एक सिविलाइजिंग मिशन की कंसेप्ट के साथ आए थे, उस अवधारणा के साथ कि हम जो है ये भारत में रहने वाले लोग असभ्य हैं और हम इनको सभ्य बनाने के लिए इनको गुलाम बना रहे हैं, इनको कॉलोनाइज कर रहे हैं। तो एक तो पहला वो था। तो उन्होंने जो है हमारे ग्रंथों की ऐसी ही को पाठ करने शुरू कर दिया। एक धारा वो थी। फिर एक धारा आई, वो जो है मार्क्सवादी लेखकों की थी। अब शुरू किसी ज़माने में मार्क्सवादी लेखक या वामपंथी लेखक जो हैं बहुत समझदार होते थे। जैसे रामविलास शर्मा है, रामविलास शर्मा का तुलसी पे जो काम है बहुत ही अद्भुत काम है जी। और उन्होंने कितना अच्छा लिखा उस पर। लेकिन आज के दौर में आप देखिए जिस तरह के लोग हैं वामपंथी लोग, वो वामपंथी होना माने रामपंथी होने का विरोध हो गया था। तो उन्होंने भी जो है तरह तरह के कुपाठ परोसे हैं और उन्होंने रावण को नायक बना दिया है और उन्होंने जो है शूर्पणखा को जो है वो बना दिया है। तो वो एक चल रहा है। एक तीसरे जो है वो हमारे जो है सामाजिक वर्गों में से एक आई कि पेरियार और तमाम उस तरह के लोग थे। सच्ची रामायण लिखने के नाम पर उन्होंने जो है तमाम किस्म के झूठ फैलाए उसमें। तो वो थी। तो ये, और फिर एक अमेरिकन स्कॉलरशिप, जो आधुनिक अमेरिकन स्कॉलरशिप है, वहाँ पे एक पूरा ये प्रोजेक्ट ढंग से ही चल रहा है कि हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उसकी जितनी भी कुपाठ परोसे जा सकते हैं उसके वो परोसे हैं। उसमें वेंडी डॉनिगर हैं, उसमें पॉल कोटराइट हैं, उसमें पॉलक हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यही काम कर रहे हैं और बड़े, कहना चाहिए, मेहनत के साथ कर रहे हैं, बहुत परिश्रम के साथ कर रहे हैं। अब यदि आपको जो है उसको उन सब चीज़ों से जो है उन सब संकटों से और तूफानों से जो है निकालना है तो आपका धर्म है, आपकी जिम्मेदारी है। आप यदि पढ़े लिखे हो तो मैंने फिर सोचा कि अब इस काम को हाथ में लिया जाए। तो फिर मैं लिखना शुरू किया। शुरू में मेरा इरादा था कि मैं एक 500 पेज की पुस्तक लिखूंगा और मैं रिफ्रेशिंग तरीके से, नए तरीके से, और मेरा काम पूरा हो जाएगा। और ये कहाँ पूरा हुआ, मैं 2006 से लिखना शुरू किया था और 10 साल होने आ गए। 2018 में पूरा हुआ। 12 साल लगे, एक पूरा युग लग गया। पूरा युग लग गया। फिर उसके बाद फिर दूसरे शिव परिवार पे बहुत सारी पुस्तकें आई और मेरी गणेश जी पर पुस्तकें आई, अब ये देवी पर आई, शक्ति पर, और फिर जो है शिव जी पर आई, और अभी गीता पे काम चल रहा है। तो फिर वो एक क्रम ही शुरू हो गया उसके बाद। बहुत ही बढ़िया। नहीं, साहित्य से तो आप जुड़े हुए हैं। भारत डिजिटल क्रांति के युग में आगे बढ़ रहा है। AI टेक्नोलॉजी आ गई है और भी अन्य तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है। सरकारी सिस्टम भी आजकल ऑफिस पे चल रहा है। हम बात कर रहे हैं धर्म और संस्कृति की, हमारी भाषा की। टेक्नोलॉजी का हमारी भाषा, हमारी संस्कृति पे क्या असर आपको दिख रहा है? क्या कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ इससे कम होंगी आम जनता की? हो रही है ना, काफ़ी कुछ चीज़ें। आज आप देखिए तो जैसे यूरोपियन यूनियन को ले लो। यूरोपियन यूनियन के पास इतनी सारी 22 या उससे ज़्यादा ही भाषाएं हैं उनके पास, लेकिन उनकी सभी भाषाएं जो हैं राजभाषाएं हैं। तो वो उन्होंने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है और उनके हर डॉक्यूमेंट जो है उनकी इन अलग अलग देशों की भाषाओं में एक साथ जारी होते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी है, वो इस तरह का ट्रांसफ़र करती है। तो आज आप देखिए तो आपको AI के कारण, चाहे वो चैट GPT हो, चाहे ग्रोक हो, चाहे क्लॉड हो, चाहे आपका गूगल जेमिनी हो, चाहे परप्लेक्सिटी हो, जितने भी AI टूल्स हैं उनके कारण आपको आज कितना आसान हो गया है कि आप किसी भी चीज़ का तुरंत अनुवाद कर लेते हो हिंदी में। तो जो चीज़ें जो हैं,
कहना चाहिए कि भारत की कमजोरी मानी जा रही थी कि भारत में इतनी सारी भाषाएं हैं। इनफैक्ट कुछ लोग तो ये कहते थे कि भारत जो है वो एक देश नहीं है, एक महाद्वीप है, एक सब कॉन्टिनेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो है 300 से ज़्यादा भाषाएं हैं। तो मैंने कहा यार ये भी अच्छा है, हमारे हमारे राष्ट्र के रूप में हमारी जो पहचान है उसके विरुद्ध हमारी भाषाई विविधता को ही हथियार बना ले रहे हो आप, कि हम राष्ट्र नहीं हैं, हम एक उपमहाद्वीप हो गए। तो मैंने कहा भैया पापुआ न्यू गिनी में जो है वो कहना चाहिए कि 800 से ज़्यादा भाषाएं हैं, इंडोनेशिया के पास 708 भाषाएं हैं। तो वो जो देश हैं वो भाषाई अधिकता के कारण उपमहाद्वीप नहीं हुए, भारत हो गया। तो ये टेक्नोलॉजी जो है एआई वो ये संभव कर पा रही है कि हम लोग जो हैं ये जो हमारी भाषाई विविधता है इसको, इसके इशू को, और ये कि कैसे लिंक लैंग्वेज हो, कैसे लिंग्वा फ्रैंका हो, उन सब कुछ चीज़ों को जो है हम लोग इसके माध्यम से हल कर सकें। यदि हो सकता है तो आदेश जो है फिर एक साथ ही जारी हो जाएंगे। एक का सहारा लिया आपने और अलग अलग भाषाओं में जिसको जो परोसता है उस रूप में जारी हो जाएंगे। विषय से हटके एक सवाल आपसे सीधा करता हूँ, अफसरशाही में संवेदनशील रहना कितना कठिन है? इतना संभव भी नहीं अफसरशाही में संवेदनशील रहना, क्योंकि आपके पास नित्य प्रति ऐसे दृश्य आते रहते हैं अफसरशाही में। और जो शाही होना तो जो है अपने ही आप में एक बात है, आप कोई शाह नहीं हो, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो। शाही कहना तो जो वो एक मीडिया ने अपने उस तरह से कर लिया, और वो भी इसलिए किया होगा कि किसी ज़माने में जो है इसी तरह का होता था कि लोग बड़े अपने आप को उस तरह से रखते थे। लेकिन आप मध्य प्रदेश में देखोगे तो जितना डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है, जितना लोकतंत्रीकरण हुआ है हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी का, और इतना आसान है लोगों से मिलना। ठीक है अब लोग नई नई पद्धतियाँ अपना लेते हैं तो उसके कारण वो अलग हो रहा है, लेकिन वो भी, उसका भी एक अपना तर्क है। कुछ लोग ये कहते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लोग कि साहब मिलना ही क्यों है, आपको तो जो है सरकारी अधिकारी और आम नागरिक के मिलने के अवसर न्यूनतम करना चाहिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से। यदि हमने प्रॉपर्टी टैक्स भरना है तो हम सीधे अपने उस पर जया भर दें। बिल्कुल। यदि हमें जो है इनकम टैक्स भरना है हम सीधे उस पर जया भर दें। आम आदमी को जो है क्यों मिलना है सरकारी अधिकारी से? तो एक वो थ्योरी भी है जो मॉडर्न उसमें चलती है, लेकिन वो भी उस संवेदनशीलता से प्रेरित होती है कि हम जो है आम नागरिक के भटकन के किलोमीटर जो है कुछ कम कर सकें। तो इसलिए, और दूसरा ये है कि आम आदमी और उस जो अफसरशाही आप कह रहे हैं, तो उसके संबंध में मैंने, जब मैं कलेक्टर इंदौर हुआ करता था तो मैंने एक वाक्य बोला था जो वहाँ पे अखबारों ने शुरू में जब मैं ज्वाइन किया तो यही प्रश्न पूछा गया था मुझे, आप जो कह रहे हो। तो मैंने कहा कि भैया मेरे भीतर कभी वो उतना अहम ना हो कि लोग मेरे से मिलने में डरे, और जो है आम जनता के भीतर कभी वो आत्महीनता नहीं हो कि मेरे से मिलने में खतरा है। प्रशासनिक सेवा में आने के लिए आपकी प्रेरणा क्या रही? प्रशासनिक सेवा में आने के लिए मेरी प्रेरणा, मैं जब 11वीं में जो है परीक्षा दी, उस जमाने में बोर्ड होता था 11वीं में, तो अखबार वाले जो इंटरव्यू लेने आए तो अखबार वालों ने पूछा मुझसे कि आप भविष्य में क्या बनना चाहोगे? तो मैंने कहा था या तो मैं एकेडमिक लाइन में जाऊंगा या एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जाऊंगा। तो शुरू से ही वो सोचा हुआ था, तो मैं दोनों में गया। एमए करने के बाद मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ और फिर उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया। एक बहुत छोटी सी चीज़ में मैं कहता हूँ कि उससे मुझे आईएएस बना दिया। क्या बात! एक छोटी सी चीज़ थी। मेरे को मैं कहूँ कि मुझे जो है बहुत आनंद आ रहा था। मैं जब असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पढ़ा रहा था, वो 3 सत्र थे, 2.5 साल करीब समझ लें, और मेरे जीवन का मैं कहता हूँ कि वो स्वर्णिम समय था। मुझे पढ़ाने में बहुत आनंद आता था और मैं उसमें इतना रम जाता था कि बिहारी का एक ही दोहा था, मैंने 7 दिन तक लगातार पढ़ाया, उसके 22 अर्थ बताए। तो मुझे बहुत आनंद आता था पढ़ाने में। लेकिन क्या होता था उस ज़माने में, हम लोगों की जो नियुक्ति का प्रकार था वो एडहॉक था।
तो आप किसी भी पार्टी में जाओ, लोग पूछें आपसे आप यंग हो, तो आपको टटोलते हैं लोग। तो पूछें कि क्या करते हैं आप, मैं कहूँ कि भाई मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, एडहॉक होंगे। और मुझे इतना गुस्सा आता था कि मैंने जो है ऑल टाइम रिकॉर्ड स्थापित किया है, मेरे कीर्तिमान अंक हैं, मैं हिंदी में 80% मार्क्स लेके आया हूँ, गणित जैसे मार्क्स लेके आया हूँ जहाँ फर्स्ट डिवीज़न में आने में मुश्किल होती थी, और वो कहते हैं कि एडहॉक होंगे। मैं चिढ़ जाता था। और मैं कहता हूँ कि उस एडहॉक शब्द ने जो है मुझे आईएएस की परीक्षा देने के लिए मजबूर कर दिया। इतने लंबे प्रशासनिक अनुभव में क्या आपको लगता है कि कोई अधिकारी आदर्श भी हो सकता है और व्यवहारिक दोनों? हाँ, आदर्शवादी और व्यावहारिक जी। हाँ, निश्चित रूप से उसका व्यवहार जो है उसके आदर्श से प्रेरित होगा, है ना। क्योंकि और ये ज़रूर होता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होता जाता है। शुरू में आप बहुत आदर्शवाद के साथ शुरुआत करते हो, आपके यूथफुल ईयर्स रहते हैं और आप जो हैं बहुत वो रहते हो, ये होता है कि फिर धीरे 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 जो बहुत सी परिस्थितियों में वो लौ बुझती चली जाती है ना। और कई बार तो मैं देखता हूँ कि कई अफसर जो हैं डिह्यूमनाइज्ड हो जाते हैं, अमानवीकरण हो जाता है, इंसान ही नहीं रह जाते, वेजिटेबल हो जाते हैं या बिल्कुल वो रोबोटिक हो जाते हैं। तो वो भी होता है, एक डिह्यूमनाइजेशन की प्रोसेस है जो कि ब्यूरोक्रेसी में रहती है। तो उस समय जो है आप यदि आपके साथ कोई क्रिएटिविटी जुड़ी हुई है तो वो आपको असंवेदनशील होने से भी बचाती है और आपके आदर्श को भी किसी हद तक तो जो सुरक्षित रखती है, हमेशा नहीं लेकिन रखती है। लोगों किसी व्यावहारिक आपको इसलिए होना पड़ता है क्योंकि आप आदर्शवादी बातें कह के जनता की समस्याएं हल करते नहीं रह सकते हैं। जनता की समस्याएं हल करने के लिए आपको कठोर भी होना पड़ेगा। जनता की समस्याएं हल करने के लिए आपको कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जो कि लोगों को प्रिय न लगे, और वो टकराव भी होगा, कई बार बहुत टकराव होता है। तो वो आदर्शवाद के कारण ही टकराव होता होगा, या चीज़ों के बारे में लोगों के जो अप्रिसिएशन के जो व्यू पॉइंट्स हैं वो भी अलग अलग होते होंगे। लोग दूसरी तरह से सोचते हैं। हमेशा वो टकराव जो हैं वो राजनीतिक नहीं होते कि एक प्रशासनिक अधिकारी को हमेशा राजनीतिक व्यक्तित्व से ही जो है टकराना पड़े, बल्कि मैंने तो अपने जीवन में देखा, मेरा अनुभव रहा है कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं या पॉलिटिकल जो लोग हैं वो जो जिस तरह का एंगल किसी चीज़ में लाते हैं, कि जिस तरह का कोण लाते हैं और जिस तरह का इनपुट जो है वो देते हैं, वो कई बार जो है ऑफिस में बैठे हुए हम लोगों को कभी नहीं आ सकता था। ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बता के जाते हैं। तो इसलिए जो है अपन यदि ये मान के चलें कि भैया आपका आदर्श में ये भी शामिल है कि आप अपने आप को एक कहना चाहिए कि वर्च्यूज़ का और जो कहना चाहिए कि सारे गुणों का जो है एकमात्र सन्निधान ना समझें। दूसरे लोगों के पास भी ज्योति है और वो भी जो हैं बहुत कुछ जो है चीज़ें रखते हैं, उनको सुने उनकी बात को, फिर उसके बाद कोई निर्णय लें। तो मुझे लगता है कि आदर्श और व्यवहार जो है दोनों मिल जाएंगे। ऐसी कई स्थितियां बनी होंगी कि कुछ निर्णय आपको सही लग रहे हैं लेकिन वो लोकप्रिय नहीं है। ऐसी स्थितियों को आप कैसे मैनेज करते थे, कैसे संभालते थे? एक तो कहना चाहिए कि जो निर्णयों में एक तरह की सर्वानुमति कायम करनी पड़ती है। एक जैसे मैं कहता था कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलिटिकल कंसेंट, जी, राजनीतिक जो है अनुमति की मैन्युफैक्चरिंग जी, आपको करनी पड़ती है। बिल्कुल। लेकिन उसमें भी कई बार ये रहता है कि आपको कोई चीज़ जो है करनी है और यदि आप शुरू में ही बहुत ज़्यादा प्रकट कर देते हो उसको, तो वो चीज़ होती ही नहीं है, हो ही नहीं पाती है। कोई कहीं से कुछ करके ले आता है, कोई कुछ करके ले आता, होती नहीं है। तो वो जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो पॉलिटिकल कंसेंट की, उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो लोग हैं वो अकेले राजनीति से मिलकर नहीं बना। लोग के बहुत से उद्देश्य हैं जिसके लिए वो जो है आप ही की तरफ देख रहा है, और इसलिए हो सकता है कि
कुछ लोगों की नज़रों में, जो कि हमारे कहना चाहिए कि समाज के जो हैं कुछ प्रभावी वर्ग के लोग हैं, उन लोगों की नज़र में वो एक्शन जो है वो ख़राब हो सकता है, लेकिन आम आदमी के दर्जे से जो है वो अच्छा होगा। कई बार आम आदमी को भी पीड़ा होती है उस आपके निर्णय से, लेकिन फिर भी जो है उनके लार्जर इंटरेस्ट में ज़रूरी होता है कि आप उस एक्शन को लें। जैसे नाले पे अतिक्रमण है, तो नाले पे अतिक्रमण है और आप जो है उसको नहीं हटाते हैं क्योंकि गरीब हैं लोग, है ना। तो अतिक्रमण में जो है कारण देख रहे हो आपकी, परिणाम देख रहे हो। आप ये देख रहे हो कि ग्रिड का अतिक्रमण है कि नीट का अतिक्रमण है, ये नहीं देखते ना आप। मुख्यतः परिणाम देखते हो कि यदि नाले पे अतिक्रमण है तो बीमारियां हैं, नाले पे अतिक्रमण है तो अस्वच्छता है, नाले पे अतिक्रमण है तो और दूसरे किस्म के जो है कहना चाहिए कि उसका पूरा का पूरा पानी शहर में बह रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, तो आप निर्णय लेते हो, वो निर्णय जो है तात्कालिक रूप से लगेगा कि अरे यार गरीबों को परेशान कर रहे हो, लेकिन वो दूरवर्ती दृश्य से देखा जाए तो उन्हीं लोगों के फायदे में। परेशानी तब होती है जब आप सिर्फ गरीबों के विरुद्ध निर्णय लेते हो, जब आप कानून का स्वाद जो है सिर्फ गरीब आदमी को चखाते रहते हो, जब आप जो है 107, 116, 151, 109, 110 में गरीबों को पकड़ पकड़ के अंदर कर देते थे। और आप देखो कि लॉकअप जो है भरे हुए हैं गरीबों से, 90% लोग वही हैं। वो हमेशा ही एक भाषा आती थी कि वो अपराध करने के इरादे से लुकता छिपता पाया गया। तो मैं हमेशा उनसे पूछता था, अपने जो इस्तगासा जो पेश करते थे, कि भैया यार हम भी तो निकलते हैं यार, हम भी तो इतना घूमते हैं अपने शहर में, अपने उसमें इतना तो घूमते हैं हम, बिल्कुल, हमें तो अपराध करने से के इरादे से लुकता छिपता हुआ पाया गया, ये नहीं मिलता, तुम्हें मिल जाता है यार, तुम क्या स्कैनिंग कर लेते हो उनकी कि, लेकिन होता है। हम कानून का स्वाद जो है गरीब को चखाते हैं, कभी जो है उन लोगों को भी तो चखाया जाना चाहिए ना, जो अपने भविष्य को अपने कोर्ट की खुली हुई जेल में सुरक्षित समझते हैं। आज क्या होता है, आपका जो आम आदमी है, वो आम आदमी जो है इस चिंता में ग्रस्त है कि मेरा भविष्य जो है पता नहीं क्या होगा, मेरे बच्चे की नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, मेरी बेटी की शादी होगी कि नहीं होगी, तमाम इस तरह की चिंताओं में रहता है वो, और दुबला होता चला जाता है। बिल्कुल। और वो देखता है कि उसी के सामने सामने जो है एक आदमी ने, जो अभी कल को जो है ये धंधा करता था बहुत छोटा सा, उसकी जो इतनी बड़ी जो है मल्टी खड़ी हो गई है, तो उसके मन में जो है वो कुंठा भरती चली जाती है, कुंठा आती है, प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा हो जाती है, वो भी उस लाइन पे आने की कोशिश करता है। हाँ, और वो जो कुंठा पैदा होती है, तो इसलिए जब मैंने देखा कि जब मैंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें धराई, तो लोग गिराई जब मैंने उसको बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को, तो लोग मेरे पास, मैंने देखा कि आए मेरे हाथ चूम रहे हैं और मेरे पैर पड़ रहे हैं, मेरा माथा पे हाथ रख रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि भैया इनको क्या लाभ हुआ है यार। इंदौर के राज टावर का उदाहरण तो आपका बड़ा चर्चित रहता है, किसी का एक व्यक्तिगत नाम क्यों लो, लेकिन हाँ लोगों ने ये सब किया और दूसरे जगहों पर भी किया, मैंने देखा ये। तो मैंने कहा यार इनको क्या हो रहा है, इनको क्या लाभ मिल रहा है मेरे किए। ठीक है कि वो हुआ, एक गलती का जो है आपने वो कर दिया, लेकिन इनको क्या लाभ मिल रहा है, जो इतने खुश हो रहे हैं, नाच रहे हैं, सब ढोल बजा रहे हैं, ये दृश्य देखे मैंने। तो मैंने मेरा निष्कर्ष यही रहा फिर कि वो जो कुंठा है ना, उसका विरेचन होता है ऐसे मौकों पर, जो इतने बरसों से उनके मन में इकट्ठी है। जब इस तरह की जो है वो गलत चीज़ें जो हैं वो समाप्त होती हैं किसी प्रशासनिक एक्शन से, तो पूरा जो है विरेचन हो जाता है, उसका कैथारसिस हो जाता है उसका, उस कुंठा का। बिल्कुल। आपकी जो छवि रही है वो हमेशा एक कड़क अफसर, एक सख्त अफसर की रही है। कई ऐसे मामले भी हमने देखे हैं जहां पर आपने राजनीतिक विचारधाराओं, राजनीतिक फैसलों का विरोध किया है। कई मामले बड़े चर्चा में भी रहे। आप कैसे कर लेते हैं सर ये? आज की, मेरे को नहीं लगता है कि आज की अफसरशाही इतनी निर्णायक भूमिका में रहती है। मैं आज की तो कोई कमेंट नहीं कर सकता, मुझे मालूम ही नहीं, क्योंकि मैं तो अब रिटायर हूँ। हाँ, लेकिन जैसा मैंने कहा
कि मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी जो इस मामले में अच्छी है, मध्य प्रदेश में जो प्रशासनिक क्लाइमेट है वो भी इस मामले में बहुत अच्छा, भाग्यशाली था कि मैं उस दौर में रहा। बिल्कुल प्रकट असहमतियाँ भी मैंने रखी, चाहे पंचायती राज के बारे में रखी हो, चाहे जो कहना चाहिए कि आपके कुछ दूसरे किस्म की जो सरकारी योजनाएं या प्रोजेक्ट्स थे उनके बारे में बिल्कुल साफ साफ रखे और मैंने बताया भी इन सो मेनी वर्ड्स। सब कोई जानते थे कि ये विरोध कर रहा है और ये कई तो, लेकिन मैं भाग्यशाली रहा कि मध्य प्रदेश का जो पूरा एक कहना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्लाइमेट है वो रिसेप्टिव है डिसएग्रीमेंट्स के प्रति, और वो उसको लेकर बुरा नहीं मानता है। हाँ, कुछ हो जाता है कभी कभार कि कुछ लोग बुरा भी मान जाते हैं, लेकिन अधिकतर जो है कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो बहुत स्वागत भी करते हैं वो। तो वो उसका श्रेय मुझे नहीं होना चाहिए, उन लोगों को होना चाहिए जिनकी आलोचना की। और नहीं, उसका दूरगामी परिणाम तो बड़ा सकारात्मक ही रहा है। आपके जो भी निर्णय रहे हैं वो, चूंकि आम जनता से अगर हम पूछेंगे या मीडिया से ही हम पूछेंगे तो उनके परिणाम बड़े सकारात्मक आए हैं। दूसरा ये कि लेखन की आपकी जो शैली है, दूसरा आपका जो शोध का विषय रहता है, रिसर्च आप करते हैं, खासतौर पर साहित्य पे करते हैं, हिंदी पे करते हैं, इसका प्रशासनिक दृष्टिकोण आपका क्या बदला है ये सब करते हुए? कि प्रशासनिक जब आप नौकरी में थे तो आपका क्या दृष्टिकोण में कुछ चेंज आया, कुछ आपकी सोच बदली? प्रशासन ने मेरे लेखन में मदद की, बहुत मदद की जी। यूँ समझ लें आप कि कुछ लोग कहते हैं कि आप इतनी व्यस्तताओं के बावजूद कैसे लिख लेते हो, है ना, इतनी प्रशासनिक व्यस्तताओं के बावजूद आप कैसे लिख लेते हो। मैं उल्टा कहता था कि मैं इन प्रशासनिक व्यस्तताओं के कारण लिखता हूँ, बावजूद नहीं लिखता। क्योंकि आप प्रशासन में हो तो हमेशा ही आपको बहुत सुस्वादु किस्म के अनुभव नहीं होने जा रहे, बिल्कुल, बहुत पैलेटेबल एक्सपीरियंसेस हों, बिल्कुल, ऐसा नहीं होता। आपको बहुत कड़वे अनुभव भी होते हैं, बहुत से आपको फ्रस्ट्रेशंस भी होते हैं। बिल्कुल। प्रशासन जो है लोगों को दूर से दिखाई देता है कि IAS हैं, वो बड़े वो होंगे। प्रशासन जो है वो कांटों की सेज है, रेड वो आपका रेड कारपेट नहीं है किसी तरह का, तो उसमें कई फ्रस्ट्रेशंस होते हैं। अब यदि आपके पास लेखन है, यदि आपके पास जो है कविता है, यदि आपके पास कोई भी एक हॉबी है, तो आप जो है अपने उस सारे जो है फ्रस्ट्रेशंस को उसमें बहा सकते हो और एकदम जो है सुबह फ्रेश होकर उठ सकते हो कि हाँ भाई ये हो। आज की युवा पीढ़ी को आप हिंदी भाषा को लेकर और भारतीय संस्कृति में रुचि बढ़ाने को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को मैं कहूँगा कि तो जो भी अपना है, जो भी स्व है, उसको लेकर लज्जित ना हो। यानी नेबरहुड नैरेटिव्स जो हैं वो बहुत हैं जो आपको हमेशा ही बताते रहेंगे कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। मुझे भी कहते थे, आप मध्य प्रदेश के, उस ज़माने में मध्य प्रदेश से नहीं आते थे लोग बहुत ज़्यादा, आप जो हैं मैं कॉन्वेंट एजुकेशन नहीं थी मेरी, सरकारी स्कूलों में पढ़ा था। लोग कहते थे मुझे कि आपकी हाइट भी ज़्यादा नहीं है और दुबले पतले हो, और तमाम मेरी निरयोग्यताएं जो हैं वो बताते थे कि नहीं हो पाओगे आप IAS में। तो मैं तो जो है वो 2 सिद्धांत थे हमारे वेदों के, उस पर भरोसा रखता था। और वो था एक अहम इंद्रो न पराजिज्ञ, मैं आत्मा हूँ, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। और एक था कृत्य में दक्षिण हस्ते जय में सब व्याहिता, यदि मेरे दाहिने हाथ में पुरुषार्थ है तो सफलता मेरे बाएं हाथ का खेल है। बिल्कुल। तो मैं उन 2 पे भरोसा रखता था। तो मेरा ये कहना है कि अपने स्व को पराजित ना होने दो इन नैरेटिव से जो आपके नेबरहुड के द्वारा गढ़े जाते हैं, आपके आसपास के वातावरण के द्वारा गढ़े जाते हैं। कभी ना उस जो गणेश जी जो हैं, हम लोग तो उनकी पूजा करते हैं, तो गणेश जी जो हैं वो जैसे विष्णु जो हैं वो रहते हैं आपके वैकुंठ में, शिव रहते हैं कैलाश में, बिल्कुल। गणेश जी रहते हैं स्वानंद लोक धाम में। स्वानंद लोक क्या है? स्व से आनंद प्राप्त करना। आप देखो तो स्व से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, इन्फीरियरिटी में चले जाते हैं अपने स्व से। आपकी भाषा, आपकी भूषा, आपके संस्कार, आपकी पूजा पद्धति, हर चीज़ को लेकर जो है आपके मन में
एक तरह के अवसाद का भाव बढ़ने की कोशिशें जो है होती रहती हैं। तो गणेश जी की तरह स्वानंद में रहो ना यार, अपने पर भरोसा करो। योर सेल्फ शुड नॉट बी अ सोर्स ऑफ योर डिप्रेशन, बिल्कुल, है ना। वो तो उससे आनंद प्राप्त करो और बढ़ो आगे। तो मेरा युवाओं से यही कहना है कि जो भी उनका है अपना, जिसको वो स्वधर्म की तरह महसूस करते हैं, जिसको वो अपने सेल्फ के हिस्से की तरह महसूस करते हैं, उसको लेकर लज्जित नहीं हो। आपकी भाषा हिंदी है, आप बिल्कुल हिंदी में लेके काम करो। लेकिन हर एक में जो है सिर्फ इस बात से नहीं होगा, ये तो एक प्रारंभ का बिंदु है। अंततः आपको उसमें जो है उत्कृष्टता के जो है उस सीढ़ियों पे चढ़ना पड़ेगा। आप जो है इस तरह से कहना चाहिए कि बिना परिश्रम किए और कोई चीज़ प्राप्त करना चाहोगे तो नहीं मिलेगी। हिंदी को प्यार करते हो, हिंदी के माध्यम से चीज़ों को बढ़ाना चाहते हो, तो फिर हिंदी की उत्कृष्टता के स्तर पे पहुंचो। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, युवा पीढ़ी को एक बहुत अच्छा संदेश मिला। एक प्रेरणा के रूप में श्री मनोज श्रीवास्तव जी हमारे सामने आए, जिन्होंने यह संदेश दिया कि आज की युवा पीढ़ी जो भाषा की प्रतिस्पर्धा को लेकर अपने आप को डीमोटिवेट करती है, कहीं ना कहीं अपने आप को पिछड़ा महसूस करती है, अगर आप अपनी भाषा पर कमांड रखेंगे तो आप फर्श से अर्श पर पहुंच सकते हैं, जिसका बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे सामने श्री मनोज श्रीवास्तव जी। तो सर, बहुत अच्छा लगा, आपने हमें समय दिया, हमारे कार्यक्रम में आप शामिल हुए, बहुत सारी चीज़ें हमें आपसे सीखने को मिली, प्रशासनिक अनुभव आपने हमसे साझा किया, कई चीज़ें साहित्य को लेकर आपने बताई, युवा पीढ़ी को बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। मेरी तरफ से भी मुझे भी बात करने में बहुत आनंद आया। थैंक यू।